नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। एनटीए की तरफ से 18 जून को देश भर में आयोजित की गई यूजीसी नेट की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने अब रद्द कर दिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। दूसरी सबसे अहम खबर जो है वो मध्य प्रदेश से आती है। शराब बनाने वाली कंपनी सोम डिस्टिलरी के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बाल मजदूरी के केस में यहां पर कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। और तीसरी खबर जिसकी हम बात करेंगे वो छत्तीसगढ़ से है। शराब बिचौलियों पर अब साय सरकार सख्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद शराब खरीदेगी। साय सरकार ने FL10 AB की व्यवस्था को खत्म कर दिया। 3 खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे और चलिए पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो अब नेट भी क्लीन नहीं है। नीट के बाद देखिए अब नेट पर विवाद हो रहा है। पहली खबर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। एनटीए की तरफ से 18 जून को देश भर में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित हुई थी और महज देखिए 2 दिन के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस एग्जाम को रद्द कर दिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका थी, इसके चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। बता दें आपको कि परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे। एग्जाम के 2 दिन के बाद ही गड़बड़ी के इनपुट मिलते हैं। केंद्र ने इसकी जांच अब सीबीआई को सौंपी है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी। नया एग्जाम शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा करीब 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुए थे। पहली शिफ्ट जहां सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई तो दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक थी। देश भर के करीब 317 शहर 1205 सेंटर्स पर ये एग्जाम हुए। 11,21,225 छात्रों ने ये परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरे थे। इनमें से करीब 81% ने एग्जाम दिया, यानी करीब 9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। पहली शिफ्ट में अगर बात करें तो करीब 4,73,484 बच्चे शामिल हुए तो दूसरी शिफ्ट में करीब 4,35,096 स्टूडेंट शामिल हुए। इसके पहले यूजीसी नेट का एग्जाम देखिए ऑनलाइन हुआ करता था, सीबीटी मोड पर होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन इस बार बदलाव किया गया। ऑफलाइन मोड में पहली बार एग्जाम हुए, लेकिन ये जो बदलाव था ये भारी पड़ गया है। बदलाव इसलिए किया गया था ताकि सभी सब्जेक्ट और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किए जा सके। मामले को लेकर अब सियासी रुख भी देखने को मिल रहा है। सियासी रंग इस पेपर को लेकर चढ़ गया है। विपक्ष ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार को लेकर निशाना साधा गया है। ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि युवाओं के भविष्य के साथ मोदी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार अब पेपर लीक सरकार बन गई है। इस सरकार से देश भर के भविष्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज अब निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं गड़बड़ी की शिकायत के बाद जैसे ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे आप देख सकते हैं वो अपने पेपर को जला रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 11 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। करीब 9 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए थे। यूजीसी नेट का एग्जाम जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया क्योंकि एग्जाम होने के 2 दिनों के बाद, महज 2 दिन के बाद 18 जून को परीक्षा होती है और 20 जून को ये जो एग्जाम है वो रद्द कर दिए जाते हैं। केंद्र ने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है और यही वजह कि एग्जाम रद्द हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र क्योंकि छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट के बाद अब नेट भी क्लीन नहीं है और यही वजह है कि छात्र जो हैं लखनऊ में, तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जो सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंची हुई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, छात्रों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन छात्र जो हैं वो अपना गुस्सा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत से तैयारी के बाद इन बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन अब एग्जाम अगर क्लीन नहीं है, एग्जाम अगर रद्द हो जाते हैं तो इन सभी छात्रों का क्या होगा? कब दोबारा परीक्षा होगी? नई डेट क्या होगी? नए सिरे से फिर से तैयारी करनी पड़ेगी? ये तमाम जो सवाल हैं, ये जो तमाम उलझने हैं वो इस वक्त छात्रों के मन में उठ रही हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद ये एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच से पहले तमाम वो सवाल हैं, तमाम वो गुस्सा है जो आपको इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है।
पहली डिमांड तो ये कि देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया कि सपा और कांग्रेस के जमाने में भी पैदा हुए लोग हैं। जो ट्रेंड सपा और कांग्रेस ने किया उनको रोकने का प्रयास हो रहा है और सरकार कटिबद्ध है उस पर कार्रवाई करने के लिए। कि अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष अब सिर्फ विरोध पर उतर गया है। विरोध के अलावा उनके पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जो अगर कोई काम भूलवश या किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई हो तो वो बेहतर कैसे हो, इस पे सुझाव देने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष का एक काम हो गया सिर्फ विरोध करना। तो देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। छात्रों का गुस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से छात्र जो है वो आक्रोश में है। एक ऐसे ही छात्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। वैभव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो कि परीक्षार्थी हैं यूजीसी नेट के। वैभव, क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? जिस तरह से देखिए नीट के बाद अब नेट पर विवाद हो रहा है, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपने भी क्या एग्जाम दिया था? दिया था साधना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या कारण है, सरकार क्या कहना चाहती है। सरकार कहती है पारदर्शिता और पवित्रता के साथ समझौता हुआ। सिर्फ इतना कह देने से क्या छात्र, हम मेरे जैसे 9 लाख छात्रों ने पेपर दिया था, हम कैसे संतुष्ट हो जाएं इतनी सी बात से। दूसरी चीज, अब कहते हैं कि पेपर दोबारा होंगे। क्या ये दोबारा हमको समय दिया जा रहा है? कब पेपर होंगे, क्या डेट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एनटीए जैसी एजेंसी, इसके साथ बार बार समस्या हो रही है। ये बार बार पेपर लीक की शिकायत आ रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। वैभव, जरा ये भी समझाएगा, क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, आप तैयारी करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन जब इस तरह के वाकये होते हैं, एग्जाम जब रद्द हो जाते हैं, तब कैसा महसूस होता है? क्या नए सिरे से फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ती है? भविष्य पर कितना खतरा है ये? भविष्य पर तो खतरा है ही। और रही तैयारियों की बात, तो तैयारियां तो खैर हम शुरू से करते आ रहे हैं। दोबारा पेपर देंगे तो हमें कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे मानसिक दबाव जरूर बनता है कि हमने एक बार पेपर दे दिया, उसके बाद हमसे फिर से पेपर दिलवाया जाएगा। इसके कारण यदि हमें पता रहे तब तो ठीक है। ये हमको कारण भी नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना कह दिया गया कि पारदर्शिता और पवित्रता के साथ समझौता हुआ है। इतने से कह देने से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वैभव, एक और अहम सवाल ये भी बन जाता है कि हर बार परीक्षा ऑनलाइन होती थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन एग्जाम हुए। ये डिफरेंस आखिरकार क्यों रहा? इसमें क्या कोई गड़बड़ी आपने पाई जब आप एग्जाम देने पहुंचे थे तब? देखिए, गड़बड़ी का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम जिस सेंटर में गए थे वहाँ 5 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। और बात ये भी है कि हर बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती थी। इसी बार ऑफलाइन करने का क्या तुक बनता है, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे सकती है। बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी परेशानी जनता के सामने रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे उस परीक्षार्थी को जिसने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। यूजीसी नेट जो कि जेआरएफ और पीएचडी के लिए लोग दिलाते हैं ताकि प्रोफेसर आगे जाकर बन सके, और यही प्रोफेसर जो है वो देश को पढ़ाएंगे। देश का भविष्य जो है वो इनके हाथों में होगा, देश का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन इन प्रोफेसर्स के एग्जाम में धांधली हो रही है। 2 शिफ्ट में एग्जाम
एग्जाम होते हैं, पहली बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा ली जाती है और देखिए इसी परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। बड़ी खबर है, यूजीसी नेट के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर तमाम बनते हैं कि क्या सिर्फ एग्जाम रद्द कर देने से जो एनटीए है उसको क्लीन चिट मिल जाएगी? एग्जाम रद्द कर देने से छात्रों के भविष्य का क्या होगा? जो तैयारी साल भर छात्रों की होती है, कई सालों की ये तैयारी होती है, उस पर पानी फिर जाता है, उसका क्या होगा? और चलिए बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की, सोम पर सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश में अब शराब बनाने वाली कंपनी सोम डिस्टिलरी के खिलाफ सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सीएम मोहन यादव ने सख्ती पूरे मामले में बरती है। बाल मजदूरी का केस यहां पर देखने को मिला था, ऐसे में कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। देखने में आपको भले ये खबर मामूली लग रही हो, लेकिन जरा आप सोचिए कि शराब की फैक्ट्री में 59 नाबालिग शराब की पैकिंग करते हुए पाए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। इस घटना को INS 24/7 ने भी प्रमुखता के साथ दिखाया और मामले में अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश सरकार कभी पीछे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसकी देश भर में मिसालें दी जाती है, ऐसे में यहाँ अगर कोई अपराध करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन जिले के मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के नियमों को ताक पर रखते हुए बाल श्रम का घोर अपराध, यहाँ पर गौर कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मेंशन किया घोर अपराध बाल श्रम, क्योंकि मना है, यहाँ पर मनाही है, बावजूद इसके 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब फैक्ट्रियों में काम पर रखे जा रहे हैं। इसलिए अब इस संस्था के इस फैक्ट्री के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसके पहले इस मामले से जुड़े लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार में जानलेवा जो काम हो रहे हैं, बच्चों के साथ, जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जो सरकार है वो जनसेवा और जनहित के लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही कभी कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोम डिस्टिलरीज पर कार्रवाई के आदेश के बाद भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि विपक्ष का काम तो सवाल खड़े करना है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 59 लाडले लाडलियों के सोम डिस्टिलरीज में बाल श्रम करवाए जा रहे थे, लेकिन खाना पूर्ति के लिए सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस सिर्फ 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है। ये कैसा न्याय है, ये विपक्ष पूछ रहा है। तो सोम डिस्टिलरीज में बच्चों से काम कराया जा रहा था, नाबालिग बच्चों से यहाँ पर काम लिया जा रहा था। शराब की ये फैक्ट्री जहाँ पर शराब बनाने का काम जो थे वो मासूम बच्चे कर रहे थे, पैकिंग का काम बच्चों से कराया जा रहा था। बचपन का ये कत्ल है, बच्चे जिनकी मासूमियत अब अंधकार में डूबती जा रही है। वजह यह है कि बाल श्रम के जो मामले हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो सख्त रुख इसको लेकर अपना रही है। ना सिर्फ मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है, बल्कि अब देखिए सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि विपक्ष तमाम सवाल यहाँ पर खड़े करता हो, 20 दिन के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया हो, लेकिन जब से मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तब से ही अफसरों को, चाहे वो औकात दिखाने वाले बयान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। कई ऐसे मामले जब ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे कई मामलों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त आदेश दिए, सभी पर कार्रवाई हुई, किसी पर गाज गिरी, किसी को सस्पेंड किया गया। और अब देखिए बाल श्रम का बड़ा मामला, लेकिन सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और बाल श्रम के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो तो सस्पेंड किए गए हैं, उन्हें कई लोगों को लाइन अटैच भी किया गया। हालांकि अब एक और बड़ी कार्रवाई है, सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद अब शराब की फैक्ट्री में काम नहीं हो सकेगा, यहाँ पर ताले जड़ दिए गए हैं। 59 ऐसे बच्चे जिनका बचपना छीन लिया जा रहा था, इन बच्चों से शराब की पैकिंग कराई जा रही थी। लेकिन देखिए अब सोम पर सियासत हो रही है।
कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार ने अपनी तरफ से कर दी, 20 दिनों के लिए लाइसेंस को सस्पेंड किया गया, लेकिन 21वें दिन ये जो फैक्ट्री है फिर से खुल जाएगी, काम यहां पर फिर से शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अरुण यादव ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो बचपन का कत्ल हो रहा है, सजा सिर्फ 20 दिन की क्यों है। कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जैसा कि विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछ रही है। हालांकि सरकार जरूर यहां पर सख्त रूप अपनाती हुई दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर बाल श्रम का मामला सामने आया था। शराब की फैक्ट्री में 59 बच्चों से काम करवाया जा रहा था। बच्चों का जो बचपन था वो छीना जा रहा था, जिसको लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। एक तरफ मोहन यादव ने कार्रवाई की है, सीएम के निर्देश के बाद इस संस्था के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस ये पूछ रही है कि बचपन का अगर कत्ल हुआ है तो सजा इतनी सी क्यों है, सिर्फ 20 दिन के लिए क्यों ही लाइसेंस रद्द हुआ है। कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई पर सियासत हो रही है। कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अरुण यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, उन्होंने पूछा है कि 20 दिन की ही ये लाइसेंस क्यों निलंबित किए गए 20 दिन के लिए। अगर कार्रवाई कर रही है सरकार तो कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से एक्शन जरूर लिया गया। बाल श्रम को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस अभी सस्पेंड किया गया। इसके पहले जितने भी अधिकारी इस पूरी घटना में लिप्त पाए गए थे सभी को सस्पेंड किया जा चुका है। कई अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। तो बड़ी खबर है, शराब बनाने वाली ये कंपनी है और मध्य प्रदेश की जानी मानी कंपनी है सोम डिस्टिलरीज, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए, यहाँ पर लाइसेंस रद्द करने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि लाइसेंस रद्द हुआ है। अगर लाइसेंस रद्द हुआ है तो 20 दिनों के भीतर भी यहाँ पर भारी राजस्व का नुकसान जो है वो इस शराब की फैक्ट्री को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में शराब की सप्लाई पूरे मध्य प्रदेश में होती थी। अब जब यहाँ पर लाइसेंस सस्पेंड हो गए हैं, शराब यहाँ पर नहीं बेची जाएगी, यहाँ से फैक्ट्रीज में नहीं पहुंचेगी, तब ऐसे में एक बड़ा ये मामला हो सकता है। एक बड़ी कार्रवाई है ये सोम डिस्टिलरीज पर। और जरा गौर एक बार फिर से कीजिएगा, क्योंकि मोहन यादव ने जो ट्वीट किया है वो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। मोहन यादव सीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ट्वीट आपको एक बार फिर से दिखाते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, जिसमें उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश कभी पीछे नहीं रहेगा। लगातार कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश, क्योंकि वो राज्य है जिसकी देश भर में मिसालें दी जाती है, और देश भर में अगर मिसाल दी जाती तो मिसाल सेट करने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करती है। अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में एमपी कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इस राज्य की मिसालें जो है वो देश भर में दी जाती हैं। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी और अहम खबर का, बिचौलियों का रोल खत्म। ये अहम खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अब शराब खरीदी के लिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है। बिचौलिए अब सरकार को शराब नहीं बेचेंगे, अब सरकार सीधे शराब खरीदेगी। साय सरकार ने विदेशी शराब को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ताज़ा फैसले के मुताबिक सरकार अब खुद ही निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। शराब खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। कांग्रेस के शासनकाल में FL10 सिस्टम शुरू किया गया था। लाइसेंस की व्यवस्था इसके तहत की गई थी, जिसके तहत अब विदेशी शराब निर्माता किसी एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर लाइसेंस होल्डर को शराब की सप्लाई कर सकते थे। उनके माध्यम से ही आबकारी विभाग को सप्लाई भी की जाती थी। शायद सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। तो देखिए, सरकारें बदल जाती हैं तो नियम भी बदल जाते हैं। सरकार ने विदेशी शराब अब लाइसेंसी बिचौलियों से नहीं बल्कि सीधे शराब निर्माता कंपनियों से खरीदने का फैसला कर लिया। ये बड़ा फैसला जो है वो साय सरकार की कैबिनेट में लिया गया। कल आचार संहिता हटने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें ये बेहद अहम फैसला सरकार ने लिया है। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया।
विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। तो देखिए, अब सीधे कंपनी से सरकार शराब खरीदेगी और इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब क्या ये समझा जाए क्योंकि सरकार तो सीधे शराब निर्माताओं से शराब खरीदेगी, ऐसे में बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा। बिचौलियों का रोल अगर खत्म हो जाता है तो घोटाले की जो उम्मीद है वो भी लगभग कम हो जाती है। घोटाला तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ऐसे में तो सरकार का एक बेहद बड़ा फैसला है। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार का यहाँ बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बिचौलियों को कहीं न कहीं अब समाप्त करने की ओर जो है राज्य सरकार ने यहाँ फैसला लिया। और पिछली सरकार में शराब घोटाला काफी चर्चित रहा। यह केस अभी भी ईओडब्ल्यू ईडी के अलावा जो है यूपी में चल ही रहा। और इन्हीं सब घोटाले घपलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि वह सीधे शराब कंपनियों, शराब निर्माताओं से सीधे शराब खरीदेगी, ना कि किसी डीलर और बिचौलियों की भूमिका रहेगी। और जो FL 10A और B की जो लाइसेंस जारी होती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, ताकि किसी भी प्रकार से बिचौलिए यदि हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिले। और राहत यदि उन्हें उनकी ओर से कोई सुनवाई होती है तो इससे पहले जो बिलासपुर हाई कोर्ट राज्य सरकार का पक्ष ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो बिचौलिए हैं उन्होंने राज्य सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है वह 31 मार्च 2025 तक का है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो अभी जो डीलर है या बिचौलिए हैं वे बिलासपुर हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को भांपते हुए जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक कैविएट दायर की गई है। और जो भी याचिकाकर्ता या बिचौलिया कोर्ट जाते हैं उससे पहले उन्हें महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखने के लिए निर्देशित किया गया। और इसकी सूचना जो है सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी की गई है। ठीक है मनोज, यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को भी सौंपी गई है। इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा होगी, कौन इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, किसके संयोजन में ये समिति काम करेगी और किस तरह से काम करेगी? निश्चित रूप से जो बेवरेज कॉर्पोरेशन की पहले भी भूमिका रही है, पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं होती थी। और इस बार फिर जो है राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी शराब कंपनियों में शराब की खरीदी की जाएगी वह जो है अब बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगी। इसका भंडारण से लेकर संग्रहण तक का सारा कार्य जो है या खरीदी बिक्री का जो भी कार्य होगा वह बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगा। तो इस बार जो है एक बार फिर जो बेवरेज कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, उसे लेकर फिर तो एक बार राज्य सरकार की ओर सभी की निगाह रहेगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भूमिका में अब बेवरेज कॉर्पोरेशन रहेगा। बिल्कुल मनोज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजस्व का सबसे बड़ा जो साधन है वो कहीं ना कहीं शराब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अहम फैसला है ये सरकार का। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता दें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर दिल्ली से है, दिल्ली में मुलाकात हुई है और 45 मिनट तक कुछ बात हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। कई केंद्रीय मंत्रियों से पहले मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। और अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम के तीसरे टर्म के दौरान सीएम मोहन यादव की ये पहली मुलाकात है। कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये मुस्कुराती तस्वीरें आप देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौजन्य मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात की है। कई अहम विषयों को लेकर चर्चा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से की है, क्योंकि एमपी को विकास के स्तर पर किस तरह से आगे ले जाना है, रोड मैप विकास का क्या होगा, इन सभी विषयों पर ये सौजन्य भेंट हुई है। गुलदस्ता भेंट करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है, क्योंकि किसानों को जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से मिली है इसको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।